जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9 मई के हवाले से तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ। कोर कमांडर हाउस जलाओ घिराव के 33 मुलजमान की जमानत हो गई। हमने आफिया सदीकी को लाने की बड़ी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। अब दोबारा कोशिश करेंगे, ये कहा इसहाक डार ने। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। ये 3 मौजू हैं जिन पर बात करनी है, और सबसे पहले दिल कर रहा है कि आफिया सदीकी पर बात करूं। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी, जिसको 80 साल की कैद की सज़ा हुई है और जो इस वक्त अमरीकी जेल में है और बड़ी बुरी हालत में है। वो अमरीका जिसका मुनाफकाना रवैया रहा है इंसानी हकूक़ के हवाले से, वो अमरीका जिसने गज़ा में नस्ल कुशी को जायज़ करार दिया और हर बार अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी के हवाले से की जाने वाली कोशिश वीटो कर दी। वो अमरीका जो अपने एक शहरी के लिए एक मुल्क को तबाह कर सकता है, लेकिन एक मुल्क तबाह हो जाए उसको कोई परवाह नहीं। और कई मुल्कों को तबाह करने वाला अमरीका, जिसकी जेल में आफिया सिद्दीकी है और जिसके अपने वकील मतलब अमरीकी नेशनल वकील ने, जो आफिया सिद्दीकी का वहाँ वकील है, जो इंसानी हकूक़ के हवाले से भी काफ़ी कोशिश कर चुका है आफिया सिद्दीकी के लिए और जो इंसानी हकूक़ के हवाले से सरगर्म है, उस अमरीकी वकील ने, अमरीकी नेशनल ने बताया कुछ अर्सा पहले कि आफिया सिद्दीकी बड़ी बुरी हालत में है। 2 मरतबा जेल के गार्ड्स उससे जिनसी ज्यादती कर चुके हैं और कई बार, मुतअद्दिद बार, अनगिनत बार जेल के कैदी आफिया सिद्दीकी से जिनसी ज्यादती कर चुके हैं। ये खबर जब अमरीकी वकील ने दी तो उसने खुद कहा कि मैं इस पर शर्मिंदा हूं और इस हवाले से अमरीका का किरदार शर्मनाक है। लेकिन हमारे यहाँ किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। निगरान हुकूमत जो हर काम करती रही, हर दावा करती रही, हर बयान देती रही, लेकिन इस हवाले से जब यह खबर सामने आई, एक वजीर तक नहीं बोला, किसी ने एक बयान तक नहीं दिया। पाकिस्तान की बेटी आफिया सिद्दीकी ने अगर कोई जुर्म किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। वो जेल में है, अगर फर्ज करें उसने कोई जुर्म किया है, लेकिन जब कैदी जेल में हो और वो खातून हो और उससे जेल के गार्ड ज्यादती कर रहे हो, जिनसी ज्यादती, कैदी जिनसी ज्यादती कर रहे हो, और पाकिस्तानी हुकूमत कुछ ना बोले, शर्मनाक और अफसोसनाक। इसहाक डार साहब ने कहा है कि हमने पहले दौरे हुकूमत में जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे तब भी बहुत कोशिश की, और फिर मैंने अभी जब पीडीएम हुकूमत 16 महीने की थी तब 3 मरतबा अमरीकी वजीर खारजा से बात की, लेकिन अमरीकी हुकूमत नहीं मानी। अब ये तो इसहाक डार साहब की बात पर यकीन करने को दिल तो नहीं कर रहा, और कोई हुकूमत ने, मतलब इस 16 महीने में अगर इन्होंने बात की थी तो कोई इन्होंने बताया नहीं कि इन्होंने बात की है। और अब इसहाक डार साहब ने कहा है कि अब जब हमारी हुकूमत बनेगी, काबीना बनेगी, तो हम एक मरतबा फिर कोशिश करेंगे। अच्छी बात है, पहले अगर नहीं किया या किया है वो गुजर गया, अब कोशिश करनी चाहिए। और ऐसी हालत में जब एक पाकिस्तान की बेटी, जब एक खातून इतनी बुरी हालत में, जिसकी मेंटली और फिजिकली बहुत बुरी हालत है, उसकी बहन उसको मिल चुकी हैं और यहाँ से उनकी बहन के वकील जो हैं वो भी साथ मिल चुके हैं और वो तस्दीक कर चुके हैं कि बहुत बुरी हालत में है। जाहिर है जो इतना ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद जिस पर हो रहा हो, टार्चर हो रहा हो, जिनसी ज्यादती हो रही हो, और बेयारो मददगार किसी और मुल्क में कैद हो, और ऐसी कैद हो कि पता हो कि ज़िंदगी शायद यहीं गुजरे, उसकी क्या ज़हनी और जिस्मानी हालत हो सकती है। हर पाकिस्तानी हुकूमत को अव्वल तरजीह ये होनी चाहिए थी, हर पाकिस्तानी हुकूमत की, लेकिन बदकिस्मती से किसी हुकूमत की ये तरजीह नहीं है। यहाँ तबका अशराफिया की किसी खातून के साथ कोई हल्का सा बयान आ जाए उस खातून के खिलाफ, किसी ताकतवर, किसी पैसे वाले, किसी बड़े की औरत के हवाले से, तो शोर मच जाता है। मरीम नवाज साहबा पे मुकदमा बना तो नवाज शरीफ साहब ने दुख का इजहार किया कि मेरी बेटी पर मुकदमा बन गया। और फरियाल तालपुर गिरफ्तार हुई तो बिलावल भुट्टो ने ऐलान जंग किया। मरीम नवाज साहबा गिरफ्तार हुई तो बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में कहा, इमरान खान तुम बेगैरत हो। और यहाँ अगर किसी बड़े की खातून कुछ भी उसके साथ हो जाए, कोई एक बयान उसके खिलाफ हो जाए, तो पूरा एक मोमबत्ती ब्रिगेड है हमारी खवातीन का, जो लिबरल्स हैं, रोशन ख्याल हैं, जो घाना और रवांडा में अगर कोई जुल्म हो तो यहाँ मोमबत्तियाँ जलाती हैं, इhtजाज करती हैं। किसी औरत मार्च वाली को आफिया सिद्दीकी शायद याद नहीं, किसी ने उसके लिए कोई मुहिम नहीं चलाई, किसी ने अमरीका की मजम्मत नहीं की, किसी ने अमरीका के इंसानी हकूक़ के हवाले से बात नहीं की। शायद यही हमारा भी दोहरा मयार है, मुनाफकाना मयार है, मुनाफकाना रवैया। क्या कहा जाए इस पर, बेबसी होती है, अपने आप पर गुस्सा आता है, तकलीफ होती है। अब आ जाइए कोर कमांडर हाउस के हवाले से। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को कोर कमांडर हाउस घिराव जलाओ के मुकदमे में गिरफ्तार 33 मुलजमान की जमानतें मंजूर कर ली हैं। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है इस हवाले से कि लग रहा था कि इन मुलजमान को सज़ाएँ होने तक ज़मानत नहीं मिलेगी, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी ने अदालत ने इन मुलजमान की ज़मानत मंजूर कर ली। 102 के करीब वो लोग हैं जो इस वक्त जिनका ट्रायल फौजी अदालतों में होना है, वो अरेस्ट हैं। इसके अलावा सैकड़ों और गिरफ्तार हैं, और जिनमें ये 33 मुलजमान की ज़मानतें हुई हैं। ज़मानतें होने का मतलब है शवाहिद का ना होना, ज़मानतें होने का मतलब है कि ये गुनाहगार नहीं थे, ज़मानतें होने का मतलब है कि इन पर चार्जेस सख्त नहीं थे।
ان کی ضمانتیں ہوئیں، اور جہاں 9 مئی کے حوالے سے یہ ضمانتیں ہوئی ہیں، اور 9 مئی کے حوالے سے عمران خان نے جہاں کہا تھا گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ میں کور کمانڈر اعلامیہ کی مکمل تائید کرتا ہوں، اور کور کمانڈر اعلامیہ یہ تھا کہ 9 مئی کے کسی منصوبہ ساز، کسی حوصلہ افزائی 9 مئی کے کرنے والے کو، 9 مئی کے حوالے سے غلط خبریں پھیلانے والے کو، اور 9 مئی کرنے والے کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہاں اگلے دن عمران خان نے کہا کہ میں کور کمانڈر اعلامیہ کی تائید کرتا ہوں اور 9 مئی کے ملزموں کو سزا ملنی چاہیے۔ جہاں عمران خان کے اس بیان کو ایک لچک کے طور پر دیکھا گیا تحریک انصاف کی پالیسی میں، عمران خان کے اس بیان کو مصالحت کی سیاست کے تناظر میں دیکھا گیا، وہیں گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے، اور یہ بڑا بیان اس حوالے سے کہ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں میں سے ہیں جو اگریسو سیاست کرتے ہیں، انہوں نے علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ ہم ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے عمران خان کے اس بیان کو بھی خوش آمدید کہا تھا، اور اس بیان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ علی امین گنڈا پور کو میں نے کہا تھا کہ ان کو شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں بھی جانا چاہیے تھا، باوجود اس کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے کیونکہ وہ جعلی ووٹوں سے بنا ہے، باوجود اس کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، باوجود اس کے کہ ان کا مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو بیانیہ ہے تحریک انصاف کا۔ لیکن علی امین گنڈا پور جب وزیر اعلیٰ بنے خیبر پختونخوا کے، تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے طور پر انہیں آنا چاہیے تھا، نہ کہ تحریک انصاف کے علی امین گنڈا پور بحیثیت علی امین گنڈا پور۔ اور یہ بڑی سمبولک وکٹری ہوتی علی امین گنڈا پور کی کہ وہاں جہاں پریزیڈنٹ ہاؤس میں باقی وزراء اعلیٰ بیٹھے تھے وہیں علی امین گنڈا پور بیٹھتے، اور وہ علی امین گنڈا پور جس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی اور وہ پولیس سے بچ کے بھاگ رہے تھے، ان پر پرچے تھے، مقدمے تھے، تو یہ بڑی سمبولک وکٹری ہوتی۔ لیکن یہ خوشائند بیان ہے علی امین گنڈا پور کا اور پاکستان تحریک انصاف کا۔ حالات، میری دعا ہے حالات ایسے ہی رہیں، عمران خان صاحب بھی اپنے اسی بیان پر رہیں، اور علی امین گنڈا پور بھی کا بھی یہی بیان، اسی بیان پر وہ عملی طور پر رہیں، تحریک انصاف اسی بیان پر آگے بڑھے، کیونکہ تحریک انصاف کے اصل حریف مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور باقی سیاسی جماعتیں ہیں، فوج نہیں ہے۔ جب تحریک انصاف فوج کے مقابلے میں آتی ہے تو فائدہ کس کو پہنچتا ہے، بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی والے، باقی سیاسی جماعتیں۔ اور قومی اسمبلیوں کے اندر رہ کر تحریک انصاف کو اپنی جدوجہد کرے، عدالتوں میں کرے اور سیاسی طور پر کرے، لیکن اداروں سے لڑ کر نہ کرے۔ اداروں سے تحریک انصاف کی لڑائی ہوگی تو بینیفیشری یہ جماعتیں ہوں گی، جیسے کہ پیچھے بینیفیشری یہی جماعتیں تھیں، اور تحریک انصاف ٹوٹتی رہی، کریک ڈاؤن ہوتا رہا، چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہوتا رہا، انسانی حقوق پامال ہوتے رہے، پکڑے جاتے رہے، تحریک انصاف سے اس کے سیاستدان پارٹی چھوڑتے رہے، اور بینیفیشری کون تھا؟ یہی سیاسی جماعتیں۔ لہٰذا تحریک انصاف کو سیاست کرنی چاہیے، سیاسی میدان میں ان کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ سیاسی میدان میں تحریک انصاف نے سب کو پچھلے الیکشن میں جو ضمنی ہوا تھا اس میں بھی ہرایا، اور اب ایک مرتبہ پھر ساری سیاسی جماعتوں کو ایک اکیلے ہو کر تحریک انصاف نے ہرایا، اور بلہ بھی پاس نہیں تھا، ٹیم بھی صحیح تھی، کپتان جیل میں تھا، پلینگ فیلڈ بھی نہیں تھی، اس کے باوجود ہرایا۔ لہٰذا اگر سیاسی میدان میں تحریک انصاف کام کرے، آگے بڑھے، تو یہ ریت کی دیواریں ہیں، لہٰذا بینیفیشری ان کو نہیں بنانا چاہیے، ان کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہیے، اور یہ ایک اچھا بیان ہے۔ جہاں علی امین گنڈا پور مصالحت کی بات کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ تمام معاملات عدالتوں اور اسمبلی میں حل کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہیں عدالت مطلب سپریم کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا، اور وہ فیصلہ تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے عہدے سے برطرف کرنے کی سفارش کی ہے، اور یہ سفارش صدر مملکت کو بھجوا دی گئی ہے۔ حتمی فیصلہ صدر عارف علوی کریں گے۔ یاد رہے کہ جسٹس نقوی استعفیٰ دے کر گھر جا چکے ہیں، اور ان پر ان کے خلاف 10 درخواستیں آئی تھیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، ان کے خلاف ریفرنس بنا تھا، اور اس میں مین 2 آڈیو لیکس تھیں جن میں ایک وہ پرویز الہی سے بات کر رہے ہیں، اور باقی مالی فوائد تھے، ذرائع آمدن، اساس ذرائع آمدن سے زیادہ ہونے، اور اس پر عین کارروائی کے درمیان جسٹس نقوی استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے، اور اس کے استعفیٰ دینے کے باوجود سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی جاری رکھی اور انہیں عہدے سے برطرف کر دیا۔ اب وہ استعفیٰ دے چکے ہیں۔ یہ عہدے سے برطرف کرنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور جسٹس نقوی کو ریلیف نہیں ملتا، یا وہ جب اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے تو ان کو ریلیف نہیں ملتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی پینشن ختم، ان کی مراد ختم، ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی ساری مراد ختم، اور ہو سکتا ہے ریٹائرمنٹ کی ایک خاص مدت 2 سال کے بعد وہ بحیثیت وکیل بھی پریکٹس جاری نہ رکھ سکے۔ اب اس کیس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی جج جس پر الزامات ہوں اگر وہ استعفیٰ بھی دے جائے تو اس کی کارروائی جاری رہنی چاہیے، لیکن جسٹس نقوی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے خلاف کی گئی ہیں، اور یہ ایک سیاسی فیصلہ اس کو سمجھا جانا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ جسٹس نقوی ان ججز میں تھے جن کو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی، اور ان کا قصور وہاں سے شروع ہوا تھا جب انہوں نے اور جسٹس اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس بندیال کو ایک کیس میں یہ نوٹ بھجوایا تھا کہ آپ 2 صوبوں کا الیکشن نہیں ہو رہا، اس پر اگر آپ چاہیں تو آج کو نوٹس لیں، جس پر چیف جسٹس عمر کا بندیال نے نوٹس لیا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بینچ بنے، بینچ ٹوٹے، سپریم کورٹ کے فیصلے آئے کہ مقررہ وقت کے اندر 2 صوبوں میں الیکشن کرواؤ، لیکن وہ الیکشن نہیں کروائے گئے۔
PDM हुकूमत, शहबाज हुकूमत ने पार्लियामेंट के पीछे छुपी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका, आइन तोड़ा मगर इलेक्शन से भागे मगर इलेक्शन नहीं करवाए। यहाँ से जस्टिस नकवी के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की। मरियम नवाज साहबा और मुस्लिम लीग नून वालों ने जस्टिस नकवी को मुतअस्सिब जज कहा और ईमानदार जज कहा, मतलब इमरान खान के सहूलतकार, इमरान खान के लाइक माइंडेड ईमानदार जजेस नहीं कहा। उसके बाद ऑडियोज 2-3 आई, जस्टिस नकवी पर इल्ज़ामात लगने शुरू हुए, उनकी तस्वीरें दिखा दिखा कर जलसों में उनके खिलाफ तकरीरें की, मुनज़्ज़म मुहिम चली। उसके बाद यके बाद दीगरे 10 के करीब शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी हुई, लेकिन उस कार्रवाई जारी के दौरान जस्टिस नकवी ने इस्तीफा दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट का और कानून ये है कि जब जज इस्तीफा दे दे तो सुप्रीम कोर्ट में उस जज के खिलाफ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके खिलाफ कार्रवाई जारी नहीं रखी जा सकती। लेकिन फिर एक अजूबा हुआ कि निगरान हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई और एक केस की आड़ में गई और कहा कि अगर जज के खिलाफ कार्रवाई जारी हो रही हो और वो इस्तीफा दे दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। और फिर उस पर 4-1 से फैसला आ गया कि बिल्कुल कार्रवाई जारी रखनी चाहिए, और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखी गई। ये एक यकतरफा कार्रवाई थी, इसलिए कि जस्टिस नकवी ने इसका बाइकआउट कर रखा था, और फिर अब फैसला आया कि उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। जस्टिस नकवी ने इस फैसले को, इस राय को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इस राय को चैलेंज करने का फैसला किया। उन्होंने एक उनका बयान सामने आया कि ये यकतरफा कार्रवाई है, मैं कार्रवाई का हिस्सा नहीं था। इस्तीफा देने के बाद जज के खिलाफ इंक्वायरी जारी रखने की कानून इजाजत नहीं देता। मैंने इस्तीफा दिया, सदर ने तस्लीम किया, सरकारी गजट में शाया हुआ। अब जुडिशल काउंसिल इस्तीफे को ओहदे से बरतरफ करने में कैसे तब्दील कर सकती है? जस्टिस नकवी ने कहा कि मैंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने 26 दरखास्तें दी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 26 दरखास्तें दी, किसी एक का मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने कौन सा मिसकंडक्ट किया है, ओहदे के गलत इस्तेमाल के शवाहिद कहाँ है, मैं चैलेंज करूंगा। तो ये एक पहली दफा हुआ है कि जज इस्तीफा दे दे तो उसके खिलाफ जो जारी कार्रवाई है वो जारी रखी गई और उसे ओहदे से बरतरफ करने की सिफारिश की गई। अब इसका एक तो पहलू ये है कि सारे काबिल एहतसाब होते हैं, होनी चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि ये एक सियासी अशराफिया की एक मुनज़्ज़म मुहिम का शिकार हो गए जस्टिस नकवी। और आप जस्टिस नकवी हों, जस्टिस इजाजुल एहसन हों, जस्टिस खोसा हों, जस्टिस साकिब निसार हों, जस्टिस उमर अता बंदयाल हों, ये वो जजेस हैं जिन्होंने हाउस ऑफ शरीफ के खिलाफ फैसले दिए, पनामा लीक्स में फैसले दिए और नवाज शरीफ की नाअहली और उसके बाद सारे फैसले हुए। तो अब इनको मिसाले इबरत बना रहे हैं ये हमारे सियासतदान। और वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गॉड फादर और सिसिलियन माफिया, तो ये होता है तरीकाकार इनका। अब मुझे बताइए कि जब इन जजेस को किसी को इस्तीफा देना पड़े, किसी को बरतरफ किया जाए, किसी को रिटायरमेंट के बाद मुसलसल उसके खिलाफ मुहिम चलाई जाए, तो कौन सा जज आइंदा ऐसा होगा जो इन बड़ों के खिलाफ फैसला दे सकेगा? यही होती है बनाना रिपब्लिक, यही होते हैं माफियाज जो इस तरह ऑपरेट करते हैं कि आइंदा कोई अदालत उनके खिलाफ फैसला देने की जरूरत ना कर सके। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी हो, इसहाक डार साहब की वापसी हो, सलमान शहबाज की वापसी हो, और अब हसन नवाज और हुसैन नवाज की वापसी हो, अदालतें धड़ाधड़ रिलीफ दे रही हैं उनको। और जब कोई इनके हक में फैसला नहीं होता तो फिर अदालतों पर चढ़ाई होती है। और ये मुस्लिम लीग ही है जिसकी तारीख है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट तकसीम की, ब्रीफ केस चले, जजेस 2-2 अदालतें लगी सुप्रीम कोर्ट में, और फिर जो इनके खिलाफ जज थे जैसे सजाद अली शाह, उनको घर जाना पड़ा। तो अब कौन इन लोगों के खिलाफ बात करेगा और कौन इन लोगों को सजा देगा या इनके खिलाफ फैसले देगा? ये हमारे मुल्क का आलमी है। जहाँ ये अदालतों में ये हो रहा है, वहाँ ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अदालतों में लड़ रही है, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में आवाज़ उठा रही है, धांधली के शोर मच रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं असम्बलियों में। और अब एक तहरीक इंसाफ एक तरीके इस्तेकाक ला रही है कौमी असम्बली में सुप्रीम अडयाला जेल के सुप्रीडेंट के खिलाफ कि अदालत के हुक्म के बावजूद तहरीक इंसाफ के सियासतदानों को इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। इस्तेकाक मजरू हुआ, अपोजिशन लीडर थे उमर अयूब, वो वहाँ गए, उनको नहीं मिलने दिया गया। लिहाजा तहरीक इस्तेकाक आ रही है अडयाला जेल के सुप्रीडेंट के खिलाफ। इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम एक बंद गली में है। कुछ मामला अदालतों में हैं, कुछ मामला सड़कों पर हैं, कुछ पार्लियामेंट पर हैं। हर तरफ शोर शराबा है, हर तरफ रोला पड़ा हुआ है। और हाल ये है कि इस वक्त जो PSL के मैचेस हो रहे हैं वहाँ मैच रोकने पड़ जाते हैं। जब पूरा स्टेडियम इमरान खान के नारे मार रहा होता है तो मैच रोकने पड़ जाते हैं। और कौमी असम्बली में अगर अपोजिशन के सियासतदान तकरीरें कर रहे हों तो PTV जो बाकी सब कुछ बराह रास्त दिखा रहा होता है वो उस वक्त इश्तिहार चलाना शुरू कर देता है। एक दो दिन पहले पिंडी स्टेडियम में मैच हो रहा था, वहाँ साबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी जो अब PCB के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो एक सवारतकार के साथ जूं ही बैठे ग्राउंड में मैच देखने के लिए, तो उनको देखकर पूरा स्टेडियम इमरान खान के नारे मारने लग गया। और उसके बाद फिर उन आवाज़ बंद करना पड़ी, लेकिन बात सारी सोशल मीडिया पे आ गई। और इसी तरह होता है, हर मैच में इसी तरह हो रहा है। और जब भी कोई नज़र आता है हुकूमत का आदमी तो नारे तेज़ हो जाते हैं। मुल्क एक अजीब व गरीब दुराए पर है। इस वक्त ज़रूरत है मफाहमत पाकिस्तान की, ताकि पाकिस्तान के और कौम के मसाइल हल हो सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।